हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रखी। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां आपको सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासेस आपको दिखेंगी। वहां से सारी क्लासेस एक बार जरूर देख लें। इस क्लास में मुख्य रूप से हम दो चीजें सीख रहे हैं दोस्तों। एक, सबसे पहले आपको एक बेस्ट अप्रोच सिखा रहे हैं हर क्वेश्चन पे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में लगाना, ताकि कम से कम समय में लग जाए। क्योंकि मैथ सॉल्व करना बड़ी बात नहीं, मैथ आप टाइम के अंदर अगर सॉल्व करेंगे, 30 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में सॉल्व करेंगे, तभी आप आगे का सेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप 30 क्वेश्चन में 45-50 मिनट लेते हैं तो कोई ना कोई सेक्शन जरूर आपका छूट जाएगा सीटेट में। इसीलिए इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच हर क्वेश्चन में मैं आपको सिखाता रहता हूं कि किस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए लगाना है, किस क्वेश्चन में अगर लिखना है पेन से तो कितना लिखना है। सारी चीजें हर क्वेश्चन पे एक हम बेस्ट अप्रोच सीखते चल रहे। दूसरी बात, इस क्लास में हम एक उन बच्चों के लिए जिनको आप बेसिक नहीं मजबूत है, उनके लिए हम बेसिक से सारी चीज़ें सिखाते हुए चल रहे हैं, ताकि जिनका मैथ एकदम कमज़ोर है वो भी इस क्लास में सारी चीज़ें सीख सके। क्योंकि हमने एक टारगेट रखा है 75 दिन में आपको 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा के, जिनकी मैथ वीक है उनको सारी चीज़ें बता के, और जिनकी मैथ अच्छी है या वीक है उन दोनों छात्रों को एक बेस्ट अप्रोच के साथ में 75 टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करा दें, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। जो एग्जाम में सीटेट ने पूछ रखा उस पेपर से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और इस बार आपके मैथ में 30 में 30 आ जाएं। इससे पहले आपके चाहे 7-8 नंबर 10 नंबर भी ना आए हो, लेकिन मेरी गारंटी इस बार 75 टेस्ट सीरीज अगर आप मेरे साथ सॉल्व करते हैं तो आपके 30 में 30 जरूर आएंगे। इसी के साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने 7 क्लासेस ना देखी वो एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें, वहां प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी थैले में एक सफेद गेंद 3 लाल गेंद है, इस थैले में कितनी सफेद गेंदें और डाल दी जाएं ताकि सफेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या के आधा हो जाए। दोस्तों, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ 3 लाल गेंदें दी गई, एक सफेद गेंद दी गई है, एक वाइट गेंद है और 3 लाल गेंद है। उसने कहा है सफेद गेंद कितनी और ऐड कर दी जाए, तो आप लाल गेंद जो है उतनी ही रखनी है। दूसरी बात, इसने कहा है कि कुल गेंदों की 1/2 हो जाए, मतलब आधी हो जाए। तो इसका मतलब आधा अगर सफेद हो जाएगा तो आधा लाल रहेगा। तो आप देखिए ये 3 ही गेंद तो आधा है, तो इसका मतलब पूरे कितनी गेंद है? आप कहोगे सर आधा अगर 3 है तो पूरा 6 गेंद होंगी। तो अभी तो 3 1 4 यानी 2 गेंदें हमें और ऐड करनी है। और वो कौन सी गेंदें ऐड करनी है? आप कहोगे सर सफेद गेंदें, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें आप अगर मान के लगाते हैं कि x, तो आप इस तरीके लगाओगे कि 1 में x जोड़ दिए प्लस टोटल 4 है, 4 में x जोड़ दिए बराबर 1/2। तो ये ऐसे अगर आपको यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है तो भाई इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसमें भी x की वैल्यू 2 ही आएगी। तो आप एक बेस्ट अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकली करके लगाइए कि मेरे पास टोटल अभी 4 गेंद है, 3 लाल है 1 सफेद है, हमको इसमें इतनी व्हाइट मिलानी है कि जिसमें व्हाइट की संख्या आधी हो जाए। इसका मतलब आधी तो लाल वाली ही रहेगी। तो आधी अगर 3 है तो टोटल 6 गेंदें होंगी। तो 6 गेंदों में से एक ही गेंद मेरे पास व्हाइट है, 3 रेड है, यानी 2 ऐड करनी है। कौन सी ऐड करेंगे? सफेद। यही हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा था। तो ये एक आपका बेस्ट अप्रोच जो मैं हर क्वेश्चन पे सिखाता जा रहा हूँ। प्लस जिन बच्चों का मैथ कुछ नहीं आता, मैं इतनी सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ कि उनको भी सारी चीजें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान माप की 12 सफेद सीटों में से नबीन उनके 3/4 मतलब कुल भाग का 3/4 भाग जो है उसने लाल रंग का पेंट कर देता है। सफेद सीटें थी, उसको 3/4 उसने लाल रंग से पेंट कर दी। अब कितनी सफेद सीटें शेष रहेंगी? तो आप कहोगे सर 12 गेंदों में से उसने 3/4 को अगर रेड कर दिया तो हम 3/4 इसका निकाल लेंगे। 4 3 12, 3 त्रिका 9 सीटों को तो उसने रेड कर दिया। टोटल 12 सीट थी सर, 9 सीट घटा देंगे तो 3 सीट जो है वही सफेद बचेंगी। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सी। अब कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है, तो भाई ऐसे नहीं है, ये सीटेट के ओरिजिनल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है और रिसेंट 2022 और 23 के प्रश्न पत्र से मैंने क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको ये अगर मैं यहाँ टफ पढ़ा दूंगा वहाँ यही पूछा जा रहा है तो उसका कोई मतलब है नहीं। आप इसमें प्रैक्टिस करिए। मेन चीज सीटेट में टाइम होता है। आप अगर 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी सारे सेक्शन कर पाएंगे। टाइम अगर आप ज़्यादा देंगे वहाँ तो आप थोड़ा पैनिक भी होंगे और गलतियाँ भी करना वहाँ चालू कर देंगे। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में एक तो मैं
टाइम कैसे बचाना है, मेन चीज़ मेरा ये उद्देश्य है, कम से कम समय में एग्जाम हॉल में आप कैसे लगाएं। यहाँ मैं आपको अगर सिखाना चाहूँ तो बेसिक से बेसिक सिखा दूँ सारी चीज़ें, लेकिन सिखाना उद्देश्य नहीं, आपको एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना मेरा ये उद्देश्य है। संख्याएं 45, 85 और 105 का लघुत्तम सार गुणज क्या है, यानी ये इसका एलसीएम पूछ रहा है। अब देखिए एक बेसिक तरीका तो आप लोग ऐसे लगाते हैं कि 45, 85 और 105। देखो भाई इस तरीके से आपको टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में 1 से 1.5 मिनट लगेगा। अगर इसका आसान ट्रिक आपको चाहिए तो आप ऐसे 45 लिखिए और 45 के सबसे छोटे फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करिए। आप कहोगे सर इसको तो हम 9 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5, लेकिन छोटे फैक्टर में लिखना है तो भाई 9 का भी तो हम एक बार और कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसको हम 3 का स्क्वायर गुणे 5 लिख सकते हैं, ये हो गया इसका फैक्टर। 85 का इसी तरीके से आप कहोगे सर 85 में कितना, तो आप कहोगे सर 17, 25, 85, इससे छोटा इसका कोई फैक्टर है ही नहीं, तो यही हो गया इसका सबसे छोटा फैक्टर। 105 का आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 21 गुणे 5 यानी 7 गुणे 3 गुणे 5, ये इसका सबसे छोटा फैक्टर हो गया, ये 3 हो गए। अब एलसीएम में जो चीज़ें कॉमन हो उसका सबसे हाईएस्ट पावर ले लीजिए, जो ना कॉमन हो उसको ले लीजिए। अब पहले देखिए इसमें 3 की स्क्वायर कहीं कॉमन हो, एक 3 यहाँ कॉमन हो, एक 3 यहाँ, तो 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, आप कहोगे सर यहाँ 2 है, यही ले लेंगे हम, ठीक है। फिर गुणे लगाएंगे, फिर 5 कहीं कॉमन है, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, हाईएस्ट पावर एक ही है तो 5 उतार लेंगे। उसके बाद में इसमें से 17 कहीं कॉमन है, आप कहोगे सर नहीं 17 लिख लेंगे। फिर 7 कहीं कॉमन है, आप कहोगे नहीं सर 7 लिख लेंगे। भाई यही इसका एलसीएम मिल गया, यही इसका एलसीएम मिल गया। अब सबसे आसान ट्रिक देखो मैंने आपको दिखा दी, इसमें लगाते आप बहुत लंबा जाते, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ लिखना, वरना मात्र इसको 15 से 20 सेकंड में लिखना जान जाएंगे, बस सबसे छोटे फैक्टर में तोड़ना। अब इसका आप गुणा करा लीजिए, 3 त्रिक 9 25 45 और 17 सत्ते आप कहोगे सर 119। अब अगर एग्जाम हॉल में इसको आपको सॉल्व नहीं करना तो उसकी मैं एक ट्रिक बताऊं। आप ये देख रहे हैं कि ये 100 है और ये लगभग 50 के करीब है, आपको ही पता चल गया 100 और 50 का गुणा सर 50 में 5000 के करीब आएगा। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, एक ही 5000 के करीब है, टिक कर दीजिए, चेक ही नहीं करना भाई। देखिए ये 100 से ऊपर है, ये 50 से थोड़ा कम, तो हम इसको 100 मान ली, इसको 50 मान ली तो 5000 आएगा भाई। जैसे हम 50 गुणे 100 यहाँ होता तो आप कहोगे सर ये 5 कम 5 ऐसे और 3 जीरो लगा देंगे, नहीं 5000 होगा, तो ये भी तो सर 5000 के आसपास होगा, एक ही ऑप्शन है, तो भाई गुणा करने से क्या ही मतलब है। यही सारी अप्रोच मैं पेपर में आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में इसको वहाँ कैसे इस तरीके से क्वेश्चन लगाना। तो वो एक दिन के बताने से नहीं, अगर मेरे साथ आप 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो वो आपके हैबिट में आ जाएगी। ये चीज़ें जो मैं देखने को सिखा रहा हूँ, कहाँ पे आपको अप्रॉक्स में लेके जाना है, कहाँ लास्ट डिजिट से आंसर कर देनी है, कहाँ किस तरीके, हर चीज़ का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो माइंड उसी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन ये एक दिन की क्लास से नहीं करेगा भाई, जब आप मेरे साथ 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व करके जाओगे तभी का वर्क करेगा। तो अगर पिछली क्लासेस साथ नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके देख लें, और वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक कर दें पसंद आ रहा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और एक कमेंट में प्यारा सा कुछ लिखे मेरे लिए कि हाँ सर ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है, और अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ की कमी लग रही है, या सर इस चीज़ को सिखाइए, इस चीज़ को इंप्रूवमेंट करिए, वो चीज़ें भी आप हमको कमेंट सेक्शन में फीडबैक में कुछ भी आप बता सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें भी, निगेटिव चीज़ें, सारी चीज़ें हमको बता सकते हैं। उस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे। 75 टेस्ट सीरीज में हमारी 60 टेस्ट सीरीज हो गई है, ये 8वीं टेस्ट सीरीज है, तो जिन्होंने ना देखा वो एक बार चैनल पे जाके सारी क्लासेस को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, पासा ए के 3 फलकों पर संख्याएं 1, 3, 5 अंकित है तथा अन्य सभी फलकों पे 0 अंकित है। दूसरे पासे बी में विषम संख्याएं 1, 3, 5 को उनके दोगुने से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। शेष 3 फलकों 2, 4 और 6 का अंकित है, दोनों पासों के एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव गुणनफल को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा। कुछ नहीं समझ में आया ना भाई आपको। अब जो लोग कह रहे थे कि सर आप आसान टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, बताइए ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान नहीं, लेकिन मेरे बताने के बाद आपको आसान लगने लगेगी। यही मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, और मेरा उद्देश्य है कि टफ से टफ क्वेश्चन मैं आपको आसान तरीके से सिखा दूं। और जो आपके क्लासमेट हो जिनको लग रहा हो कि सीटेट टफ आएगा और टफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उनके पास भेजिए और पूछिए कि लगा के बताइए भाई अगर आपको आसान लग रहा है कि सर आसान चीज़ें पढ़ा। आसान चीज़ें नहीं, जो ओरिजिनल पेपर में पूछे जा रहे वही मैं आपको करा रहा हूँ। अब इस सवाल को आप समझिए। उसने एक पासा बताया है, उस पासे में 3 संख्याएं 1, 3, 5, पासे में 6 फलक होता है, आपको पता है। उसमें इसने बताया कि
पे 1 3 5 है तथा अन्य सभी फलक पर 0 है। यानी इसके 6 फलक में आप कहोगे सर 1 3 5 फिर 0 0 है। फिर उसने कहा एक बी है विषम संख्याओं, 1 3 5 को उनके दुगने, तो 1 का दुगना आप कहोगे सर 2, 3 का दुगना आप कहोगे सर 6, 5 का दुगना आप कहोगे सर 10, 10 को उनके दुगने से प्रतिस्थापित कर दिया जाता तथा शेष 3 फलकों पे 2 4 और 6 अंकित है, 2 4 और 6 अंकित है। अब इसने ध्यान दीजिए, इसने कहा क्या, बी में विषम संख्या 1 3 और 5 को, बी में विषम संख्या 1 3 और 5 को उनके दोगुने से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो दोगुना 2 6 10 हो गया, से प्रतिस्थापित कर दिया गया। शेष 3 फलकों पे 2 4 और 6 अंकित है, तो शेष 3 फलकों पे 2 4 और 6 अंकित कर दिए हमने। फिर उसने कहा दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है। अब ये दो पासा हो गया, एक पासा पे ये 6 डिजिट लिखा है, एक पासा पे ये 6 डिजिट लिखा है 6 फलकों पे। उसने कहा दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। दोनों पासों में जो संख्याएं आती हैं उनका गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव गुणनफल को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार आता है। अब देखिए भाई, इसने कहा कि मानो हमने पहली पासा फेंका तो उसमें एक में तो 1 आ सकता है और दूसरे में हो सकता है 2 आ जाए, तो इसका गुणनफल 2 होगा। ये यही चीज़ें कह रहा है। फिर 1 के साथ हो सकता है 6 आ जाए, तो आप कहोगे सर इसका गुणनफल 6 हो गया। फिर 1 के साथ 10 भी आ सकता है, तो इसका गुणनफल आप कहोगे 10 आ गया। तो सीटेट में भाई 1-2 क्वेश्चन ऐसे लेंदी मिलेंगे आपको, तो ये उन्हीं बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो 25 में से 30 में से 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से लगा के अपना टाइम बचा लेंगे। तो एक क्वेश्चन पे 1-1.5 मिनट 2 मिनट वो दे भी देंगे, तो उनका कोई वेस्ट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। तो 1 × 10 आप कर सकते हैं। फिर 1 के साथ 2 आ सकता है, आप कहोगे सर 2 × 2 हो जाएगा। फिर 1 के साथ 4 आ सकता है, आप कहोगे सर 4 × 4 हो जाएगा। 1 के साथ 6 आ सकता है, 6 × 6। फिर 3 के साथ में 2 आ सकता है तो 6 हो जाएगा। 3 के साथ में 6 आ सकता है तो 18 हो जाएगा। फिर 3 के साथ में 10 आ जाएगा तो 30 हो सकता है। अब ये तो सारी संख्याएं लिखने की हो गई, लेकिन इसने पूछा है कौन सा गुणनफल सबके 3 बार प्राप्त होगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 1 के साथ में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 10 यहाँ आएगा, आप कहोगे सर 5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, और इस 5 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बेसिक सिखाई। अब इसकी आसान ट्रिक्स देखिए आपको उसने पूछा था कि कौन सा गुणनफल 3 बार आएगा, तो 1 3 0 1 3 5, फिर 3 बार 0 है पासे में, एक पासे में 2 6 10, फिर और उसके बाद में 2 4 6 है। तो इसमें से गुणनफल कौन सा आएगा 3 बार। तो देखिए आप यहाँ से ध्यान दीजिए, 5 का यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 10 आएगा, 1 से करेंगे तो भी 10 आएगा, और फिर 5 से यहाँ करेंगे तो भी 10 आएगा। तो 3 बार भाई तो हमको 10 प्राप्त हो रहा है। तो उसने वही पूछा है, इसने हमसे गुणनफल पूछा है, यदि हम सभी संभव गुणनफल को लिखे तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा। सर 10 होगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बताया था कि क्या चीज़ें, कैसे ये पासे में 2 संख्याओं का गुणनफल बनना है। आपको ऐसे लिखना नहीं, यहीं से आपको देख लेना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तब इसका उत्तर होगा। भाई इससे पहले शायद 5वीं या 6वीं टेस्ट सीरीज में मैंने ये सवाल आया था, बहुत प्रैक्टिकली करके मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी कि 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है, विषम संख्या ये भी बताई थी। 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, शायद वहाँ क्वेश्चन था 2 सम संख्या और 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने सारी चीज़ें बाकायदा प्रैक्टिकल करके सिखाई थी। तो पिछली क्लास को आप जरूर देखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं वहाँ बता के वो चीज़ें दूसरी क्लास में इतनी डिटेल से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मेरा टारगेट जो 75 दिन में 75 टेस्ट सीरीज में सारी चीज़ें बताना। तो जो चीज़ें पीछे मैं सिखा चुका हूँ उसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जो नई चीज़ें मिलेंगी उसी को बताऊंगा। इसने यहाँ कहा मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तो इसका उत्तर होगा। आप कहोगे सर पुनः एक सम संख्या होगी, पुनः एक सम संख्या होगी, और परंतु संख्याएं भिन्न आ सकती है, क्योंकि जैसे मान लो पहले उसने 2 और 4 जोड़ना था 6, बाद में उसने 3 और 5 जोड़ दिया, दोनों विषम, तो 8 आ जाएगा। आएगा तो सम ही, लेकिन एक भिन्न संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप पिछली क्लास एक बार जाके देख लीजिए, वहां से सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। संख्याएं 19 और 51 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं। अब पहली चीज तो आप एक शब्द अभाज्य तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो 2 से विभाजित ना वो अभाज्य, लेकिन भाई युग्म क्या होता है। तो अभाज्य युग्म जो कहते हैं, जैसे आप मान लीजिए 3 और 5,
3 और 5। तो ये एक अभाज्य युग्म हो गया क्योंकि ये दोनों अभाज्य और इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे सर इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये एक अभाज्य युग्म हो गया 3, 5। ऐसे इसने हमसे पूछा 19 से लेके 51 तक कितने ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य युग्म बनाते हैं। अब आपको बताना है। तो एक तो भाई 29 और 31 बन जाएगा एक अभाज्य युग्म, 29 और 31 बन जाएगा। इसके बाद देखिए 29 भी किसी से नहीं विभाजित है और 31 भी किसी से नहीं विभाजित है। अब आप देखिए कि इसमें से और कौन सी संख्या अभाज्य युग्म बनाएगी। 31 के बाद 32 से 32, 33, 32, 34 नहीं होगा, 33, 35 नहीं होगा, फिर 37, 39 बन सकता है। आप कहोगे सर नहीं 37, 39 नहीं बन सकता, 41 और 43 बन सकता है। देखिए 41 और 43 बन सकता है भाई, ना 41 किसी से विभाजित है ना 43 विभाजित। इसके बाद में 45, 48, 45 से 47 भी नहीं होगा, 49 से 51 भी नहीं होगा। 2 अभाज्य युग्म बनेंगे भाई 29 से 31 और 41 से 43। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर और कोई बनना हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से तो यही 2 बनेंगे संख्याएं। चलिए अगर और कोई बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये भी बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 12 घंटे वाली घड़ी की 1 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री है। भाई इससे पहले घड़ी का सवाल आया था और मैंने उसमें भी फार्मूले और सारी चीज़ें बता रखी टेस्ट सीरीज में, वहाँ से अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ आपको सिखाना चाहूँगा कि ये मान लो घड़ी है। अब इसमें तभी 180 डिग्री का कोण बनता है जब मिनट और घंटे की सुई एकदम सिधाई पे हो, ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, या ऐसे हो, मतलब जस्ट सेम उसके अपोजिट में होगी तभी 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि सर ऐसे ये मान लो अगर वृत्त है तो इसमें ये जो है यही कोण 180 डिग्री होता है या ये कोण 180 होता है जब सीधी रेखा में होगी। तो अब ये तो पता चल गई। अब ध्यान दे लीजिए किस टाइम पे सीधी रेखा में सुई होगी, 5:30 पे। तो आप कहोगे सर 5 वाले पे तो यहाँ होगी और 30 पे यहाँ होगी, तो इन दोनों के बीच में तो सीधी है ही नहीं। 9 पे तो आप कहोगे सर 9 बजे पे तो सुई यहाँ होगी लेकिन मिनट वाली सुई यहाँ होगी, ये भी नहीं होगी। 6 बजे आप कहोगे सर ये यहाँ होगी और मिनट वाली यहाँ होगी, यही ऑप्शन नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये घड़ी वहाँ नहीं बनाना, ये आपको विजुअल करना है। ये मैंने आपको एक सिखाने के लिए बता दिया कि इस तरीके जब सीधी रेखा होती तभी 180 होती, वहां आपको नहीं बनाना, वहां आपको बस विजुअल करके लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक ने कक्षा सेकंड के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई। एक उसने माचिस की डिब्बी, ईट, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण जो कहलाता है। सीटेट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, पेडागोजी में स्पेशली भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैथ के कंटेंट में उसने दे दिया। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लीजिए बोनस का नंबर आपको देख के जा रहा है। उसने कहा माचिस की डिब्बी, ईट, ज्यामिति बॉक्स। इससे पहले टेस्ट सीरीज में आयत आया था, वर्ग आया था, सारी चीजें, समलंब आया था, समचतुर्भुज आया था, सारी चीजें मैंने बहुत डिस्कस कर रखा है। जिनको कुछ भी नहीं पता होगा आयत के बारे में उनको भी मैंने सारी चीजें बता रखी है। तो ऐसे जैसे जैसे आकृतियां आएंगी सारी चीजें मैं बताता चलूंगा भाई। 75 दिन में लगभग मोस्टली सिलेबस आपका कवर कर दूंगा मैं, और सीटेट का तो 100% कवर हो जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मात्र 8 टेस्ट सीरीज में मेरे हिसाब से 30 से 35% आपका 30 से 35% चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं, क्योंकि जो अब टेस्ट आ रहे हैं उसमें से मोस्टली क्वेश्चन पिछले ही सेक्शन से हमको मिल रहे। इसका मतलब 30 से 35% कवर हो गया। और मेरी ये उम्मीद है कि अगर आपने मेरे साथ मात्र 20 से 25 टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर ली तो आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में सारे टेस्ट सीरीज में आप लगभग 95% क्वेश्चन स्वयं बना लोगे। 7 क्लासेस जिन्होंने देख रखा होगा उनका 40% सिलेबस कवर हो चुका है, ये मानिए। यहाँ उसने कहा माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामितीय बॉक्स के ये सभी वस्तुएं, मैं आपको तो ये सभी वस्तुएं घनाभ के आकार की होती है। अब आप कहोगे सर घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, और तीनों की साइज आप भिन्न भिन्न हो, लंबाई अलग हो, चौड़ाई ऊंचाई अलग हो। और यही घनाभ अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दी जाती है तो घन बन जाता है। यानी ये कि 3D शेप होता है जिसमें 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती, ऊंचाई भी। अभी तक जैसे हमने आयत और वर्ग पढ़ा, ये 2D है, 2 डायमेंशन है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती थी, ऊंचाई नहीं होती थी। ये 3 डायमेंशन है, इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होगी। अगर तीनों की माप भिन्न भिन्न होगी या 2 की सेम होकर एक भिन्न हो जाती है तो भी ये घनाभ होगा। अगर तीनों सेम होती तो घन होता। अब आपको पता होगा कि जो माचिस की डिब्बी होती है, जो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, ना ही ईंट में बराबर होती है, ना ही ज्यामितीय बॉक्स में होती है। इसका मतलब सर ये घनाभ हो गया, 3 डायमेंशन की चीज़ है, सेम हो तो घन,
डिफरेंस है तो घनाभ। निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है परंतु गुणज सममिति नहीं? भाई ये क्वेश्चन सीटेट के मैं प्राइमरी सेक्शन का टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहा तो वहाँ भी आया, जूनियर में भी आया और एक नहीं कई पेपरों में आया। ये सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और मैंने इसको बहुत डिटेल में बाकायदा आकृति दिखा के रैखिक सममिति वर्ग में कितने होते हैं, आयत में कितने होते हैं, समलंब में कितने होते हैं, समचतुर्भुज में कितनी होती हैं, मैंने सारी चीज़ें बना के सिखाया है प्रैक्टिकल करा के बच्चों को इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज में। और यही चीज़ जूनियर में भी आया था, वहाँ भी घूर्णन सममिति, रैखिक सममिति सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। आप पिछली क्लासेस जरूर देखिए और जिनको मैथ थोड़ा सा अच्छे लेवल का पढ़ना वो जूनियर टेस्ट सीरीज का हमारे चैनल पे जाके सॉल्व करें। वहाँ आपको कुछ इस तरीके जब हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, 1 मिनट में आपका टाइम लेना चाहूँगा। ये चीज़ें जब आप वहाँ हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो एक होम सेक्शन पर जब आप जाएंगे नीचे आपको टॉप ऑफ टाइम लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए। होम पे जब जाइएगा तो ऐसे प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ आपको सीटेड मैथ पेडागोजी, सीटेड मैथ पेपर 2, सीटेड मैथ पेपर 1 इसमें सारी क्लासेस प्राइमरी मिल जाएगी, इसमें जूनियर मिल जाएगी और इसमें पेडागोजी की मिल जाएगी। यहाँ से आप सारी क्लासेस जाके एक बार देख सकते हैं। और यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। वैसे ये क्लास सुबह 9 बजे डेली अपलोड होती है, तो आप लोग अगर 9 बजे आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाए तो आप एक बार टॉपर्स टाइम सर्च करके वहां विजिट करके क्लास को जरूर आके देखें। तो इसमें मैंने सिखा रखा है कि पतंग में रैखिक सममिति होती परंतु घूर्णन सममिति नहीं होती और केवल एक रैखिक सममिति होती। तो ये चीज़ें आप पिछली क्लास से देख के कवर कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। सारी चीज़ें जिनको कुछ भी नहीं पता रैखिक सममिति होता क्या है उनको भी सिखा रखा है मैंने, घूर्णन सममिति क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी। तो पिछली क्लास से इस चीज़ को जरूर आप देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा। दिया सलाई मतलब एक समझ लीजिए जो दिया में एक बत्ती होती है रुई की, उस बत्ती से उसने नाप लिया। इस आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई के 6 गुनी, मान लो जो एक छोटी सी थी उसकी 6 बार उसने जब नापा तो उसकी लंबाई हो गई तथा चौड़ाई दिया सलाई की 3 गुनी है, लंबाई 6 गुनी और चौड़ाई 3 गुनी, यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई 40 mm। तो आप कह सकते हो सर 40 mm को तो हम 40 mm को तो सर हम 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 4 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब लंबाई जो थी इसकी 6 गुनी थी तो एक दिया सलाई की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी 6 गुनी कर दे तो 24 सेंटीमीटर हो गया, इसकी 3 गुनी कर दो तो 4 3 12, ये इसकी चौड़ाई हो गई आयत की। और इसने हमसे क्षेत्रफल पूछ रखा, मैंने आपको क्षेत्रफल भी सिखा रखा है कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 24 गुणे 12 कर दीजिए। अब आप कहोगे सर यहाँ देखो सेंटीमीटर में दिया था इसलिए हमने सेंटीमीटर में, अब 24 को 12 से गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48, 4 बचे, 12 दूना 24 और 4 28, 288। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जयंत ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम जामुन खरीदे, यानी 200 रुपये उसने जामुन खरीदे। अब उसको मित्र किराना ने इस धनराशि का 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया, जयंत उसे कितने जामुन प्राप्त होगा। मैंने पहली क्लास में ये भाग वाली चीज़ें सिखाई थी। 3/10 का मतलब भाई 30% होता है, उसने 30% पैसे दिए। 2 किलोग्राम चीनी है तो मैंने ये भी बता रखा 1 किलोग्राम चीनी में 1000 ग्राम होता है, टोटल 2000 ग्राम हुआ। 2000 ग्राम में उसने 30% पैसा दिया तो 2000 का 30% 600 ग्राम हुआ, तो उसको 600 ग्राम चीनी प्राप्त होनी चाहिए। वो इतनी देर का ये क्वेश्चन था। अब जिनको ना समझ में आया मैं एक बार बटा वाला सिखा दूँ। 3/10 का मतलब हुआ कि 10 भाग में से 3 भाग की वो बात कर रहा है। कितनी भाग की बात कर रहा है? 3 भाग की बात कर रहा है। तो 10 का 3 कितना हुआ? 30% तो हुआ भाई। तो यही 30% पैसे उसने दिए। टोटल चीनी जो था 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम था, तो इसका 30% कितना होगा? तो आप कहोगे 2000 ग्राम का 600 ग्राम जो हुआ सर यही 30% हुआ। जिनको परसेंट नहीं निकालना आता वो ऐसे निकाल सकते हैं। 2000 का 30% निकालना है, गुणे 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 1 जीरो 1 2 जीरो ऐसे लिखा लो, ग्राम लिख लो 600 ग्राम। यही वो क्वेश्चन में पूछ रखा था। ये क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना, विदाउट पेन लगाना है। बस 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी हैबिट बन जाएगी बिना पेन के लगाए। बिजोय प्रातः 6 AM पर सोकर उठा। जब वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पे थी तथा घंटे की सुई 9 पे थी, यानी कि करेक्ट 9 बज रहा था। आप कहोगे क्योंकि सर जब घंटे की सुई 9 पे थी और मिनट की सुई 12 पे थी, यानी करेक्ट 9 बज रहे थे उस टाइम। 6 बजे उठा था उसने। घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने तक कितना समय व्यतीत किया? तो सर 6 बजे उठा, 9 बजे जा रहा है तो 3 घंटा व्यतीत किया। सर यही हमसे पूछे। देखो सीटेट में भाई आसान क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 नंबर क्वेश्चन जो पासा वाला था वो टफ था, उसी क्वेश्चन को अगर आप नहीं लगा पाओगे आप पैनिक हो जाओगे। उसके बाद जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत शांत दिमाग से
पेपर को हल करना है। सारे क्वेश्चन आपको आसान नहीं मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आसान रहेंगे, एक दो क्वेश्चन टफ मिलेंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, चाहे थोड़ा सा टाइम ले ले भी। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया। देखिए मैंने इससे पहले सारे टेस्ट सीरीज में बताया कि 2, 3, 4 क्वेश्चन सीटेट में बहुत लेंदी आते हैं, जब से ऑफलाइन हो तब से तो और लेंदी उसने बना लिए, तो इससे घबराने नहीं। जब भी आपको लेंदी प्रश्न दिखे तो समझ जाइए ये प्रश्न आसान ही है भाई। लेंदी प्रश्न हमेशा आसान होते, बस वो आपको इतना बड़ा दिखा के आपके अंदर एक डर बनाया जाता है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, जल्दबाजी में आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी, पढ़ना आपको बहुत शांत माइंड से धीरे धीरे। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं में आपस में एक सर्वे किया। इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई और उसमें फलों के नाम लिख दिए। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे गए फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह अंकित करना था। उन्हें आमों के लिए 7 स्टार, सेबों के लिए 5 स्टार और संतरों के लिए 6 स्टार प्राप्त होते। इस सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष। अब आप मान लीजिए 2-3 दोस्त हैं, 2-3 फेवरेट डिश है आपकी, तो उसमें से आप कहते हैं कि चलो इसमें से स्टार दिया जाए, किसको कौन से अच्छा, तो आप लोगों ने मिलके किसी डिश को 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार दे दिया, यानी वो ज़्यादा अच्छा रहा होगा। उससे कोई कम अच्छा रहा होगा उसको 5 स्टार, 6 स्टार दे दिया होगा। उससे भी कम रहा होगा तो 4 स्टार, 3 स्टार दे दिया। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कक्षा 3 के बच्चों ने सर्वे किया, 3 फल है उसके पास में, आम, सेब और एक कौन सा फल है, संतरा। ये देखिए एक संतरा है, एक सेब है, एक आम है। अब इसका ऑप्शन दिया पढ़िए। विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। भाई इसमें से उसने कहीं विद्यार्थियों की संख्या दी है तो ये ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद, भाई जब उसने कहीं संख्या दी ही नहीं हमको, बस उसने यही कहा कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं में आपस में एक सर्वे किया, संख्या की कोई बात ही नहीं हुई। फिर उसने कहा आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि यहाँ देखो आम के लिए उन्होंने 7 स्टार दे रखा है, सेब के लिए 5 स्टार और संतरे के लिए 6, तो सबसे ज्यादा आम और सबसे कम सेब, तो यही इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इतना बड़ा बना के वो आपके अंदर एक डर केवल बनाना चाहता है। बस निम्नलिखित में से कौन से एक आंकड़ों के प्रक्षेपणों का मिलान चिन्हों के उपयोग से सही रूप में निरूपण करता है 7 प्रक्षेपणों का। देखिए ये प्रक्षेपण वाला शायद आप लोग पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रक्षेपण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। 1 प्रदर्शित करना होगा तो ऐसे प्रदर्शित कर दीजिएगा, 2 ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, 3 ऐसे प्रदर्शित किया यानी 3 डंडियां खींच दो सीधी, 4 ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आप कहोगे सर 5, तो 5 में भाई 5 डंडी नहीं 4 डंडी खींची जाती है। एक डंडी को ऐसे यहाँ से लेके देखो 1, 2, 3, 1, 4 फिर 5 बनाना है, तो इसको यहाँ से ऐसे, ये 5 प्रक्षेपण को निरूपित करता है। अब 6 को निरूपण करना होगा तो ये 5 वाला सिंबल पहले ऐसे बना लेंगे, ऐसे 5 वाला सिंबल बना लेंगे, फिर एक इसके साथ लगा देंगे, वो 6 को निरूपण करेगा। अब आपसे पूछे 7 तो कहोगे सर पहले हम ऐसे 5 बना लेंगे, 4 के बाद में ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये 5 का हो गया, 2 और बना देंगे, यही 7 को निरूपण करेगा। 8 होता है, एक और बढ़ा देते हैं हम। तो सर ये 7 वाला तो हम सीख गए, और इसने 7 पूछा था, आप देख लीजिए इस तरीके से आकृति कहाँ है। आप कहोगे सर ये रहा, ये 5 को निरूपण करता है, ये 2 को निरूपण करता है, यही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रक्षेपण वाले क्वेश्चन पूछता है। एक बार इसको आप चाहे वीडियो रोक के एक बार बैक करके देख लीजिए। एक को इसको निरूपण करता है, 2 में 2 डंडी, 3 में 3 डंडी, 4 में 4, 5 निरूपण करना है तो ऐसे क्रॉस कर देना, ये 5 हो गया। इसके बाद 6 के लिए एक ऐड कर देना, 7 के लिए एक ऐड कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। हर टेस्ट सीरीज में एक पैटर्न का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें कोई मैथ की ट्रिक नहीं लगानी, ना कोई फार्मूला लगाना, सेम बस आपको अवलोकन करना है। इसमें इसने अगली संख्याएं पूछ रखी है। अब 75 टेस्ट सीरीज में आपको मैं जब 75 पैटर्न करा दूंगा, मोस्टली सारे पैटर्न हो जाएंगे और उससे ही इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो लगभग 7-8 पैटर्न हो चुके हैं। तो आप 75 टेस्ट सीरीज में जो 75 पैटर्न होगी, मैं बिना आपको बस एक अवलोकन की पद्धति बताता हूँ, और इन्हीं 75 में आपका माइंड स्वतः इतना उत्पन्न हो जाएगा कि आप स्वयं ऐसे पैटर्न, कितना बड़ा पैटर्न दे दिया जाए तुरंत उसको सॉल्व कर लोगे। देखो केवल अवलोकन करना है, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 10 लिखा। अब क्या हुआ सर, इसमें 2 बढ़ाया गया है, इसमें सर 3 बढ़ाया गया, इसमें 4 बढ़ाया गया। भाई पैटर्न मिल गया, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो अब 5 बढ़ेगा, तो 10, 5, 15 ही अगली संख्या होगी। यही उसने पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन है। तो ये हो गए मैथ कंटेंट के 15 क्वेश्चन। अब बचे पेडागोजी के। तो मैं दोस्तों पेडागोजी आपको एक नए तरीके से सिखा रहा हूँ, जिसमें ना आपको एनसीएफ 2005 पढ़ने की जरूरत, ना एनईपी 2020 पढ़ने की जरूरत, ना ही पेडागोजी पढ़ने की जरूरत। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत? क्योंकि इसी के थ्रू आप पढ़ के आए हैं, एनसीएफ 2005 के थ्रू आपने पढ़ाई की है, पेडागोजी को आपने जी रखी, सारी चीज़ें आपको पेडागोजी की पता है। बस एक अप्रोच चाहिए, बेस्ट अप्रोच। किस अप्रोच से पेपर को सॉल्व करना, वो अप्रोच आपके अंदर डेवलप करने के लिए मैंने 15 क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज की जो 16 से 30 तक
आपको पेडागोजी के मिलते हैं, उसको मैंने एक अलग क्लास में करा रखी है। देखिए यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, उसमें सीटेड मैथ पेडागोजी मिलेगी। यहाँ इसी के 16 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ से जाके आप पेडागोजी देखिए, प्लस सारी क्लासेस मैथ की आप प्राइमरी वाले प्लेलिस्ट से देख लीजिए और जूनियर की भी जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि प्राइमरी के मोस्टली चीज़ें वहाँ भी रहती है और एक अच्छे लेवल की आपकी मैथ हो जाएगी। ये चीज़ें जरूर पढ़िए। पसंद आ रहा हो हमारे क्लास को लाइक करिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ में टॉपर्स टाइम चैनल भी शेयर करिएगा, हमारी क्लास को भी शेयर करिएगा पसंद आए तो। इसी के साथ में आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली 9 बजे क्लास अपलोड होती है, तो डेली 9 बजे आप टॉपर्स टाइम सर्च करके चैनल पर जरूर विजिट करें। इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।